रख सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। रख सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार मित्रों, आज के इस 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यह विज्ञान के कक्षा 7 का पाठ है। हम भाग 1 में भौतिक परिवर्तन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। भौतिक परिवर्तन में हमने यह जाना कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है और पुनः वह उसी अवस्था में वापस आ जाती है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे जल का बर्फ में बदलना, या जल का भाप में बदलना, या चाक के टुकड़े को जो हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं उसको इकट्ठा करके पानी में घोलकर और छान कर पुनः हम उस आकार में लें तो उसे हम पुनः लिख सकते हैं। अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, जैसे कागज़। कागज़ को यदि हम जलाएं तो क्या देखते हैं कि जैसे ही कागज़ जलती है तो चूँकि हम जानते हैं कि कागज़ जलने से पहले सफ़ेद होती है, किंतु जैसे ही वह जल जाता है वह काला हो जाता है। तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार चीनी को यदि हम गर्म करें तो चीनी पहले सफ़ेद अवस्था में होता है, पुनः वह भूरा हो जाता है। उसी तरह से चूने का ताज़ा पानी को हम फूंक मारें तो क्या देखते हैं कि फूंक मारने से पहले वह रंगहीन होता है, जबकि फूंक मारने के बाद वह दूधिया हो जाता है। इसी प्रकार हम कई ऐसे रासायनिक परिवर्तन अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। उसी क्रम में स्टार्च या मंड, या हम ये कहें कि एक पत्ती लेकर के हम उसे गर्म करते हैं। हम गर्म करने के बाद उसको जैसे ही गर्म करने के बाद हम उसको पत्ती को बाहर निकाल देते हैं और उसके ऊपर हम आयोडीन का विलयन डालते हैं। क्या देखते हैं कि जो पत्ती पहले सफ़ेद थी वह नीला हो जाती है। उसी प्रकार हल्दी पहले पीला होता है, लेकिन जैसे ही साबुन के संपर्क में आता है वह लाल हो जाता है। तथा यदि हम उसमें नींबू का रस डालें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। आइए हम कुछ क्रियाकलापों के बारे में बात करें। मैग्नीशियम की पतली पट्टी या फीता अथवा तार का टुकड़ा लेते हैं, उसके एक सिरे की मोमबत्ती को लौ के पास ले जाते हैं। यह सफ़ेद प्रकाश देते हुए जलने लगता है। पूरा जलने के बाद सफ़ेद रंग का पाउडर शेष बच जाता है। क्या यह सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम के फीते जैसा लगता है? नहीं, यह एक नया पदार्थ है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। यदि हम देखें तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार जब इस पाउडर को गर्म जल में घोल लेते हैं तो पुनः एक नया रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे मैग्नीशियम को जल में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड नाम का नया पदार्थ बनता है। यह विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, अतः इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका इस प्रकार समीकरण है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब
जल से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के परिवर्तनकारी कारक हटा लेने के बाद पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाते। अतः यदि हम ध्यान से देखें तो यह पाएंगे कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है कि जो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आता। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे सामान्यतया पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन के स्थानीय परिवेश में होने वाले कुछ क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं। यदि हम क्रियाकलाप अर्थात तीसरे क्रियाकलाप की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। हमने देखा कि जो भी यह मोम जब हम जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि ठोस मोम गर्म करने पर पिघल जाती है तथा बर्तन में हिलने डुलने लगती है और द्रव में परिवर्तित हो जाती है। पुनः ठंडा करने पर वह स्थिर या जम जाती है और ठोस में बदल जाती है। यह भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि हम मोमबत्ती को प्रारंभ से जलाते हैं तो जलती हुई तीली को बत्ती के निकट लाना होता है। जब एक बार मोमबत्ती ठीक से जल जाती है तो उसे बुझाने के बाद तुरंत जलाने के लिए जलती हुई तीली जब मोमबत्ती से थोड़ी दूर पर ही रहती है तब भी मोमबत्ती जल जाती है। इस पूरे क्रियाकलाप को हम मोम के ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्थाओं में परिवर्तन को हम देख सकते हैं। जैसे ठोस खड़ी मोमबत्ती है, द्रव जलती लौ के नीचे कटोरी नुमा संरचना में पिघलती मोम होती है और गैस बुझाने के बाद बनी बत्ती से निकली मोम जो वाष्प बदल जाती है, जो सफ़ेद धुआं होती है वह है। वास्तव में मोमबत्ती में मोम वाष्प ही जलती है, तभी तुरंत बुझी मोमबत्ती के निकट जलती तीली का लौ ले जाने से लौ को मोम के भाप से दूर ही खींच लेती है। मोम भाप दूर से ही खींच लेती है लौ को। मोम वाष्प का जलना अर्थात मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि मोम वाष्प वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाती है। इस प्रकार हम एक अन्य क्रियाकलाप के बारे में भी हम वर्णन कर सकते हैं। ग्लूकोज का जलना, जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना रासायनिक परिवर्तन है। हम बीकर लेते हैं या हम एक गिलास लेते हैं, उसमें लगभग 3 से 4 चम्मच ग्लूकोज या चीनी डालकर चम्मच से हिलाते हैं। हम देखेंगे कि ग्लूकोज या चीनी जल में घुल जाता है तथा बीकर या गिलास की तली हाथ से छूने पर हमको ठंडी लगती है। इस प्रकार एक और बीकर में आधा गिलास हम पानी लेते हैं, उसमें भी हम थोड़ा सा चीनी डालते हैं। जब हम चीनी डालते हैं अर्थात 3 से 4 चम्मच जब हम उसमें चीनी डालेंगे तो क्या देखते हैं कि यदि हम चम्मच से चीनी को पानी में अर्थात गिलास में चीनी डालने के बाद यदि हम उसे हिलाएं तो क्या देखते हैं कि वह हिलते हिलते जल में घुल जाता है। यदि हम उसके तली को छुएं तो क्या पाएंगे कि उसका तली ठंडा प्रतीत होता है। इस प्रकार हम अन्य क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, अर्थात जल में ग्लूकोज अर्थात चीनी का घुलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार यदि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो यही प्रक्रिया यदि हम एक गिलास या बीकर में या टेस्ट ट्यूब में आधा गिलास या
एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेते हैं, उसमें 3-4 चम्मच बारीक कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तथा चम्मच को हिलाते हैं या कली चूना घुल जाता है, या हम बीकर को या टेस्ट ट्यूब को हिलाते हैं। जब बीकर की तली को छूते हैं तो वह गर्म प्रतीत होता है। इसी प्रकार यदि हम ग्लूकोज को घोल को पूरी तरह से वाष्पित करेंगे तो ग्लूकोज प्राप्त हो जाएगा, किंतु कली चूना को घोल को पूर्णतः वाष्पित करने से कली चूना प्राप्त नहीं होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।